नेक्स्ट, अप्लाइड जूलॉजी के अगले प्रश्नों की श्रृंखला में क्वेश्चन है, मोती संवर्धन में नाभिक न्यूक्लियस की क्या भूमिका है। मोती संवर्धन में नाभिक एक कृत्रिम कोर होता है जो सीप के अंदर डाला जाता है ताकि मोती निर्माण शुरू हो सके। यही वह पार्टिकल होता है जो मोती निर्माण की प्रक्रिया को प्रारंभ कराता है। यह आमतौर पर छोटा गोल मोती या प्लास्टिक का टुकड़ा होता है। सीप का मेंटल ऊतक इस नाभिक के चारों ओर मोती तत्व नेक्री की परतें जमा करता है, इसे मोती बनता है। नाभिक का आकार और गुणवत्ता मोती के आकार और चमक को निर्धारित करती है। यह प्रक्रिया 1 या 2 वर्ष लेती है। मोती संवर्धन के लिए उपयुक्त जलवायु क्या है। मोती संवर्धन के लिए शांत, स्वच्छ, प्रदूषण मुक्त जल आवश्यक है। ताजे पानी में 20 से 30 डिग्री सेल्सियस और खारे पानी में 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान का आदर्श होता है। जल में पर्याप्त ऑक्सीजन और प्लैंकटन सीप का भोजन होना चाहिए। नमक की मात्रा खारे पानी के लिए 25 से 35 पीपीटी होनी चाहिए। भारत के तटीय क्षेत्र जैसे कि तमिलनाडु और गुजरात ऐसी जलवायु प्रदान करते हैं जो मोती संवर्धन के लिए उपयुक्त है। मोती संवर्धन में भारत की स्थिति क्या है। भारत मोती संवर्धन में उभरता हुआ देश है, विशेष रूप से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और गुजरात। यहाँ ताजे और खारे पानी दोनों में मोती उत्पादन होता है। भारत में मुख्य रूप से पिंकटाडा फुकाटा प्रजाति का उपयोग किया जाता है। भारतीय मोती की गुणवत्ता वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी है। यह उद्योग ग्रामीण रोजगार और निर्यात को बढ़ावा देता है। हालांकि तकनीकी प्रगति और प्रशिक्षण की कमी के कारण भारत का वैश्विक उत्पादन में हिस्सा अभी सीमित है। परिचर्या से क्या तात्पर्य है। मत्स्य संवर्धन में मत्स्य पौना या जीरो को स्फुटन के पश्चात संवर्धन तालाब में प्रवेश कराया जाता है। इस तालाब में इनकी देखभाल परिचर्या कहलाती है। तालाब में जल का प्रवेश और निकास नियंत्रित होना चाहिए। इसमें परभक्षी मछलियां नहीं होनी चाहिए। इन्हें प्राकृतिक एवं रासायनिक उर्वरकों का उपयोग भी करना पड़ता है, जिससे प्लवक विकसित होते हैं जो मछलियों का भोजन है। संवर्धन तालाब में मृत्यु दर बढ़ जाती है, अतः पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। जब संवर्धन तालाब में पौना या जीरो की लंबाई 10 से 15 सेंटीमीटर हो जाती है तो उन्हें पालन पोषण कुंड में स्थानांतरित किया जाता है। भारत में कल्चर की जाने अलवण जल की मछलियों के कुछ उदाहरण दीजिए। पूर्वी तथा उत्तरी भारत में सामान्यतः कार्प के नाम की जाने वाली मछलियां कल्चर हेतु उपयोग में ली जाती है। उदाहरण कतला, रोहू, लेबियो रोहिता, कालबसु, लेबियो कालबसु, करसा, लेबियो गोनियस, मृगला, सिराइनस मृगला और रेबा, सिराइनस रेबा। कतला, लेबियो रोहिता, लेबियो कालबसु, लेबियो गोनियस, श्रृंगला मृगला और सिराइनस रेबा। इसी प्रकार कैट मछलियां जैसे परहीन, वोलिगोअट्टू, सिंधी, हिट्रोपन्यूस्टस फॉसिलिस, मांगुर, क्लेरियास बैट्रिकस भी आर्थिक महत्व की मछलियां हैं। वायुश्वासी मछलियों में गुर्री, चेना प्रैक्टेटस, सॉल, चेना मेरुलियस, सोवरा, चेना स्ट्रिएटस, अनाबास टेस्टुडिनियस मुख्य रूप से आर्थिक महत्व की मछलियां हैं। मछलियों का नाम इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बार बार आता है, इसलिए मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। कतला, लेबियो रोहिता, लेबियो कालबसु, लेबियो गोनियस, सिराइना मृगला, सिराइनस रेबा। कैट फिशेस में वोलिगोअट्टू, हिट्रोपन्यूस्टस फॉसिलस, क्लेरियास बैट्रिकस। वायुश्वासी मछलियों में चेना प्रैक्टेटस, चेना मेरुलियस, चेना स्ट्रिएटस और अनाबास टेस्टुडियस। पॉलीकल्चर या मिश्रित मत्स्य पालन क्या है। पॉलीकल्चर से तात्पर्य एक ही तालाब में जब मछली संवर्धन किया जाता है वह मछली की विभिन्न जातियों का पालन किया जाए ताकि तालाब में उपलब्ध संपूर्ण जल हर प्रकार का भोजन उपयोग में आए और मछली उत्पादन उच्च स्तर पर हो। वे मछलियां जो भोजन आवास हेतु एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा नहीं करती है पॉलीकल्चर के लिए उपयुक्त होती है। रुई, कतला, मृगला, सिल्वर कार्प, मिरर कार्प, कॉमन कार्प, ग्रास कार्प
और दही सरपंपति आदि मछलियों का प्रयोग पॉलीकल्चर हेतु किया जाता है। रुई, कतला, मृगला, सिल्वर कार्प, मिरर कार्प, कॉमन कार्प, ग्रास कार्प, थाई सरपंपति की मछलियों का प्रयोग पॉलीकल्चर हेतु किया जाता है। प्रेरित प्रजननों के प्रकारों के नाम लिखिए। प्रेरित प्रजनन दो प्रकार का होता है, बंध प्रेरित प्रजनन और हार्मोन प्रेरित प्रजनन। बंध प्रेरित प्रजनन के अंतर्गत तेज वर्षा, जल प्रवाह, 24 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान, मौसम में एकदम परिवर्तन आदि क्रियाओं द्वारा कठिनाई से प्रजनन करने वाली मछलियों को प्रेरित किया जाता है। हार्मोन प्रेरित प्रजनन, इसमें हाइपोफाइजेशन द्वारा प्रेरित प्रजनन भी कहते हैं। इसमें पीयूष ग्रंथि को निकालकर पीयूष सार तैयार किया जाता है। इसे इंजेक्शन के रूप में मछली के अंतःपेशीय या पेरिटोनियल क्षेत्र में लगाया जाता है। आजकल संश्लेषित हार्मोन का प्रयोग किया जाता है। हैचरी शब्द को समझिए। मछली पालन हेतु स्फुटन गर्त दो प्रकार के होते हैं, जिनमें से एक हैचरी और दूसरा हैचिंग हापा होता है। हैचरी को हिंदी में स्फुटनशाला कहते हैं। स्फुटनशाला छोटे आकार के ताल होते हैं, जिनमें निषेचित अंडों को स्थानांतरित किया जाता है। निषेचित अंडे 2 से 15 घंटों की अवधि के पश्चात स्फुटित होते हैं और स्फुटनशाला का प्रयोग उन्नत किस्म के मत्स्य संवर्धन हेतु नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें तापमान अचानक कम या अधिक हो सकता है, परभक्षी जंतु आ सकते हैं, जल सूखने पर अंडों की मृत्यु दर बढ़ने का खतरा रहता है। झींगा संवर्धन से क्या तात्पर्य है? मछलियों के अतिरिक्त आजकल झींगा या प्राण का संवर्धन अत्यधिक आर्थिक महत्व का व्यापार बन चुका है। झींगा संवर्धन को जीवा मत्स्यन के नाम से जाना जाता है। यह प्राण स्वच्छ समुद्री जल दोनों में पाए जाते हैं। मानव के लिए उच्च पोषक की गुणवत्ता वाले आहार सिद्ध होते हैं। बड़ी उपलब्धता के तहत अब प्राण के संवर्धन, उत्पादन, निर्यात में भारत ने अमेरिका से बढ़त प्राप्त कर विश्व में प्रथम स्थान ग्रहण कर लिया है। यद्यपि यह सोचने का विषय है कि प्राण के इतने अधिक मात्रा में पकड़े जाने के कारण जलीय स्रोतों में इनकी संख्या में गिरावट का संशय बना हुआ है, जिस पर पार पाना वर्तमान की प्रमुख आवश्यकता है। इसलिए प्राण का संवर्धन या मत्स्यन इसकी प्रजातियों की सुरक्षा और संरक्षण का तो तरीका है ही साथ विपुल मात्रा में तनोर्पार्जन का भी अग्रणी स्रोत है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज की वीडियो में यहीं तक।